भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की दया याचिका को यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलमी ने खारिज कर दिया है और इसके साथ ही निमिषा प्रिया की जो मौत की जो सज़ा है वह बरकरार रखी गई है। निमिषा प्रिया पिछले 2017 से यमन की राजधानी सना के सेंट्रल जेल में कैद है। उन पे यमन के ही एक नागरिक तबीब मेहदी की हत्या का इल्ज़ाम लगाया गया है। बेसिकली निमिषा प्रिया जो है केरल की पल्लक्कड़ की रहने वाली है और 2017 में उन्हें यमन के ही नागरिक तलेल मेहदी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। 2018 में उनको सज़ा का दोषी पाया गया था और 2020 में यमन की निचली अदालत ने उनको मौत की सज़ा सुनाई थी। 2023 में यमन की सबसे ऊपरी जो कोर्ट होती है, यमन की जो कोर्ट काउंसिल है, उन्होंने इस सज़ा को बरकरार रखा था। अब उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो ये उम्मीद ये थी कि यमन के जो राष्ट्रपति है वो उनको माफ़ कर दे, बट आज जो है यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलमी ने उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही उनकी जो मौत की जो सज़ा है वह बरकरार रखी गई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस सज़ा को 1 महीने के अंदर ही पूरी कर दी जाएगी। मतलब अब से लेकर निमिषा प्रिया के पास सिर्फ 1 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। तो आज के सेशन में हम इसी केस की चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि अब निमिषा प्रिया के पास क्या विकल्प बचते हैं और क्या भारत सरकार उनको सुरक्षित वापस ला सकती है कि नहीं। केरल के पलक्कड़ में रहने वाली निमिषा प्रिया ने 2007 में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। 2008 में वो नर्सिंग की काम के लिए ही यमन चली जाती हैं। 2011 में वो भारत लौट के आती हैं और वहाँ पे टॉमी थॉमस नाम के आदमी से शादी करती है केरल में ही। बाद में ये दोनों ही मतलब पति पत्नी वापस यमन चले जाते हैं, जहाँ पे निमिषा प्रिया जो है एक नर्स का काम करती है, जबकि जो उनके पति होते हैं टॉमी थॉमस वो एक इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। उन दोनों का एक सपना था कि वो यमन में ही अपना एक क्लिनिक खोले, लेकिन यमन के कानून इन सब की इजाज़त नहीं देता था, क्योंकि यमन के कानून के हिसाब से वहाँ पे जो क्लिनिक खोलना होता है वो यमन के ही नागरिक खोल सकते हैं। इसी सिलसिले में जहाँ पे निमिषा प्रिया काम करती थी वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है कि यमन के ही एक नागरिक मेहदी से। मेहदी और निमिषा प्रिया की जो है मुलाकातें बढ़ने लगती है और उनका एक जो रिलेशन होता है वो पारिवारिक रिलेशन बन जाता है। 2015 में मेहदी भारत भी आया था जब निमिषा प्रिया के बच्चे का नामकरण होने वाला था। 2015 में प्रिया जो है वापस यमन लौट जाती है, लेकिन यमन में फैले हुए गृहयुद्ध के चलते उनके पति और बच्चे को जाने की इजाज़त नहीं मिलती है। बहरहाल वहाँ पे मतलब यमन में मेहदी की मदद से प्रिया एक क्लिनिक खोल लेती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जो है मेहदी जो है क्लिनिक के प्रॉफिट से प्रिया को हिस्सा देने से मना कर देता है। मतलब उसमें कोई भी वो शेयरिंग नहीं देता है प्रिया को। इसके साथ साथ जो मेहदी जो होता है वो उसने क्या किया, कुछ फोर्ज डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और प्रिया को अपनी पत्नी घोषित कर देता है। इसी के साथ शुरू होता है प्रिया के साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का दौर। प्रिया ना तो कहीं जा सकती थी, ना ही अपनी फैमिली से बात कर सकती थी। प्रिया किसी भी तरह अपने देश को लौटना चाहती थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास उनका पासपोर्ट नहीं था। इस सिलसिले में वो मदद लेती है अब इसी क्लिनिक में काम करने वाले एक नर्स हनान की। वो दोनों मिलके मेहदी से प्रिया के पेपर को निकालने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो मेहदी को एक इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से मेहदी की मौत हो जाती है। इस कत्ल को छिपाने के लिए वो दोनों मिलके मेहदी के शरीर के काफ़ी टुकड़े कर देते हैं और पास के ही वाटर टैंक में डाल देते हैं। इसके बाद प्रिया जो है यमन से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यमन के बॉर्डर पे प्रिया को पकड़ लिया आता है। ये घटना थी 2017 की, मतलब 2017 में प्रिया को यमन में गिरफ्तार कर लिया आता है। 2018 में प्रिया को मौत की सज़ा का गुनाहगार बताया जाता है और 2020 में प्रिया को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। 2023 में यमन का सुप्रीम कोर्ट इस सज़ा को बरकरार रखता है। इसके बाद प्रिया यमन के राष्ट्रपति के पास अपील करती है, लेकिन आज यमन के राष्ट्रपति ने भी प्रिया की दया याचिका को खारिज कर दिया है। अब प्रिया के पास क्या विकल्प है? अब प्रिया के पास एक ही विकल्प हो सकता है, वो है ब्लड मनी। अब ब्लड मनी क्या होता है हम इसको भी समझ लेते हैं। यमन एक इस्लामिक देश है जहाँ पर शरिया कानून लागू होता है। शरिया कानून के हिसाब से मर्डर करने वाले व्यक्ति को जो विक्टिम की फैमिली होती है वो कुछ पैसे लेके माफ़ कर सकती है। इसी चीज़ को ब्लड मनी कहा जाता है। बेसिकली ये अमाउंट कितना होगा ये कोई नहीं तय कर सकता है। इसके लिए एक नेगोशिएशन की ज़रूरत पड़ती है जो
विक्टिम की फैमिली और जो गुनहगार के जो नेगोशिएटर होते हैं वो दोनों मिलकर आपस में बात करते हैं और एक निश्चित रकम तक पहुंचते हैं, जिसके बाद दोनों परिवारों में सहमति तय होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो कोर्ट के निगरानी में ही किया जाता है। बेसिकली ब्लड मनी का कंसेप्ट इसलिए तय किया गया है कि लोगों में माफ़ करने की भावना को ज़्यादा बढ़ाया जाए और साथ में जो विक्टिम फैमिली है उनको भी पैसे के रूप में कुछ राहत मिल जाए। लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि वो ब्लड मनी की रकम कितनी होती है। तो अभी तक तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि एक्चुअली ब्लड मनी क्या है। सन 2023 में प्रिया के परिवार ने ब्लड मनी के लिए प्रयास शुरू किया था। इसके लिए उन्होंने जो सबसे पहला ऑफर दिया था वो $40,000 का था, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जो ब्लड मनी की रकम है वो लगभग $4 लाख तक की हो सकती है और शायद प्रिया को रिहाई मिल सकती है। प्रिया को बचाने के लिए ऑलरेडी एक संस्था का निर्माण किया गया है जिसका नाम है निमासा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल। ये जो काउंसिल है वो जितनी रिक्वायर्ड रकम होने वाली है ब्लड मनी के लिए उसको वो जमा करने की कोशिश करती है। बहरहाल ये तो तय है कि आज के तारीख में प्रिया की मौत की सज़ा को बरकरार रखा गया है और आने वाले 1 महीने उसके लिए बहुत भारी हैं और ये 1 महीने में प्रिया को कभी फांसी दी जा सकती है। अब सारी निगाहें जो हैं वो ब्लड मनी के साथ साथ भारत सरकार पर भी टिकी हुई है। आज भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि वो प्रिया के परिवार के साथ साथ यमन की सरकार के साथ भी कांटेक्ट में हैं और उनसे बातचीत जारी है। उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद हो सकता है कि निमिषा प्रिया को रिहाई मिल सकती है, वो वापस देश आ सकती है। ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। बहरहाल हमने इस खबर के हर पहलू को आपको अच्छे समझा है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।